हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बंटी क्लासेज पर स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग। तो हमारी पहला प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं बाल विकास चल रहा है। हमारी पहली इकाई है विकास संबंधी दृष्टिकोण। हम इसमें से वृद्धि एवं विकास की अवधारणाओं के बारे में जान चुके हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है बाल्यावस्था एवं बाल विकास प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर। मैंने पहली वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि पेपर किस तरीके से आपके पास आएगा। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपका एमपी प्रथम वर्ष का पूरा कोर्स होने वाला है। और हाँ, द्वितीय वर्ष का भी हम शायद कोशिश करेंगे कि नवंबर से स्टार्ट कर दें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपके किसी भी साथी ने आपके साथ एमपी डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किया है या वो एमपी से डीएलएड कर रहे हैं तो उनको हमारे इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हमसे बात जुड़ने के लिए हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सभी चैनलों पर जुड़ सकते हो। तो आपको अगर वीडियो का अपडेट नहीं आता है तो वो सारे के सारे अपडेट आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने कल वृद्धि एवं विकास की अवधारणाएं पढ़ी। और वृद्धि एवं विकास की अवधारणाओं में हमने क्या क्या, वृद्धि किसे बोलते हैं, विकास किसे बोलते हैं और वृद्धि विकास में अंतर क्या है, विकास की विशेषताएं क्या हैं। तो हम 5 मिनट में उसका जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आज हमको रिवीजन हो जाएगा हमारा, तो आसान हो जाएगा। कि हम पहले पढ़ रहे थे वृद्धि किसे बोलते हैं। वृद्धि कहते हैं हम किसी व्यक्ति के, या मतलब वृद्धि कहते हैं हम व्यक्ति के शरीर के आकार में परिवर्तन या बालक के शरीर के आकार में परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हमारी मापन योग्य होती है और यह मात्रात्मक इकाई है। और इसकी एक सोरेनसन ने परिभाषा दी है, हर्बर्ट सोरेनसन ने वृद्धि की परिभाषा दी है। और उन्होंने बताया कि शारीरिक पक्ष हमारा वो है जिसमें शारीरिक भार और आकार में परिवर्तन होता है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। और इसके बाद विकास की ओर देखा हमने कि विकास के बारे में क्या है। विकास हमारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर व्यक्ति के व्यवहार में या बालक के व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा विकास कहलाता है। और श्रीमती हरलोक ने कहा है कि श्रीमती हरलोक ने विकास के बारे में एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि विकास हमारा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह भ्रूणावस्था तक की ओर, मतलब विकास हमारा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वह भ्रूणावस्था तक चलता है। और इन्होंने कहा है कि विकास के फलस्वरूप बालक नवीन योग्यताएं एवं नवीन विशेषताएं प्रकट करता है या ग्रहण करता है। तो इसके बाद देखते हैं हम विकास की विशेषताओं के बारे में। विकास की विशेषताएं हमारी क्या थी? विकास की विशेषताएं थी हमारी, विकास जीवन पर्यंत चलता है और विकास पूर्वान्ह में होता है, विकास की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हमारी शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था में होती है। और विकास हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणज है। विकास एक शारीरिक पक्ष का ही नहीं होता है। विकास के अंदर हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ये सारे के सभी विकास सम्मिलित होते हैं विकास के अंदर। और इस विकास के अंदर परिपक्वता, अधिगम और क्षमता आदि ये सभी विकास के अंदर निहित हैं। तो इसके बाद हमने देखा था विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, वृद्धि एवं विकास में अंतर देखा था। वृद्धि एवं विकास का हमारा पहला अंतर था, वृद्धि तो मात्रात्मक होती है, जबकि वृद्धि तो कैसी होती है? मात्रात्मक इकाई है। वृद्धि कैसी है? मात्रात्मक इकाई है। और विकास कैसा है हमारा? विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक है। और हमारा दूसरा अंतर था, वृद्धि हमारी एक अवस्था तक पहुँचने पर रुक जाती है, जबकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। तो हमारा तीसरा अंतर था, वृद्धि हमारी मापन योग्य है, जबकि विकास कैसा है? मूल्यांकन योग्य। और हमारा चौथा अंतर था वृद्धि के अंदर हमने शारीरिक पक्ष को सम्मिलित किया है, जबकि विकास के अंदर हमने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्ष को आदि को सबको सम्मिलित किया है। तो इसके बाद हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ने हमें विकास के सिद्धांत। हमारे विकास के सिद्धांत कौन कौन से थे? इसके बाद देखते हैं हम विकास के सिद्धांतों के बारे में। हमारे विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से हैं। और हाँ, विकास के सिद्धांतों से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछने लायक है। मतलब विकास का सिद्धांत आपसे सीधा 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो पूछने के लिए तो आपसे 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 1 अंक का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये मिलान और रिक्त स्थान में बहुत महत्वपूर्ण रहता है,
क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या दिए गए हैं, आपको बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, कम से कम 7-8 सिद्धांत हैं। तो वो सिद्धांत देखते हैं हम कौन कौन से चलते हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत। कौन सा है? सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास के सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना है, या हमारा सतत विकास का सिद्धांत क्या होता है? हमारा सतत विकास का सिद्धांत होता है, यह एक सतत विकास हमारे विकास की एक वह प्रक्रिया है। क्या है? सतत विकास हमारे विकास की एक वह प्रक्रिया है, यह हमेशा चलती है। ये कभी मतलब चलती तो ये हमेशा है, लेकिन कभी रुकती नहीं है, धीमी हो जाती है या कभी तीव्र हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको सतत विकास की इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा चलती है, रुकती ही नहीं है कभी, लेकिन रुकती नहीं है, लेकिन कभी धीमी तो कभी तीव्र हो जाती है, चलती रहती है। इसीलिए हम इसको सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इसका जैसे कि बालक का शिशुअवस्था में तो शारीरिक विकास मतलब बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आने पर बालक का शारीरिक विकास मंद हो जाता है। जैसे ही बालक किशोरावस्था में जाता है तो उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से फिर से होने लगता है। इसी प्रकार क्या है, ये हमारा मतलब चलता रहता है विकास, कभी रुकता नहीं, इसीलिए इसको सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। और हाँ, इसको नोट कर लीजिए, कल का तो आपने कर ही लिया होगा, और आज चलो हमने आपका बस पढ़ाने का तरीका बदला है, पढ़ाएंगे हम ही। वो कल प्रॉब्लम हो रही थी तो आज देख लीजिए जल्दी जल्दी। सतत विकास का सिद्धांत हमारा कौन सा है? लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में। यह वह प्रक्रिया है, सतत विकास क्या है? ये विकास की एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया, जो कभी तीव्र तो कभी धीमी हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। जैसे कि बालक का शारीरिक विकास। तो इसके बाद चलते हम अगले सिद्धांत की तरफ। हमारा अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत में हमें क्या बताया गया है? क्या है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत? हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत है प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह मानव हो या कोई जीव हो, लेकिन वह अपने जीवन का एक जो प्रक्रिया होती है जीवन के गुजारने की, उसको एक प्रक्रिया के अनुसरण या एक प्रतिमान के अनुसार वह उसका अनुसरण करता है। जैसे कि कोई पक्षी है, पक्षी का निर्माण कैसे होता है, या पक्षी का जन्म कैसे होता है? पक्षी एक अंडे के अंदर से, या वो चूजा होता है, वो सबसे पहले अंडे के अंदर होता है, उसके अंदर उसका विकास होता है, उसके बाद वो कहाँ पर आता है? उसके बाद वो अंडे से बाहर आता है, तो वो धीरे धीरे टहलना सीखता है, उसके बाद पंख फड़फड़ाना सीखता है, पंख फड़फड़ाने के बाद वो आसमान में थोड़े उड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद वो पूर्ण तरीके से उड़ना सीख जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पक्षी या उस प्रजाति का प्रत्येक पक्षी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। इसीलिए हम इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार मानव भी अनुसरण करता है। पहले बालक शिशुअवस्था में आता है, उसके बाद जैसे कि बालक पहले तो कहाँ पर आता है? पहले तो माँ के भ्रूण में आता है या माँ के गर्भाशय में आता है, उसके बाद वह जन्म लेता है, जन्म के बाद वह शिशुअवस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में, उसके बाद वयस्क अवस्था में, जैसे वो बुढ़ापे के अंदर तक अपना पूरा जीवन काल गुजार देता है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव क्या करता है? अपने इसी प्रतिमान का या इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो प्रत्येक प्रजाति चाहे वह
चाहे वह मानव हो या कोई जीव, वह अपने विकास के एक समान प्रतिमान या प्रक्रिया का अनुसरण करता है। क्या करता है? अनुसरण करता है। तो हमारे कितने सिद्धांत हो गए? आपने ये लिख लिया होगा। तो हमारे कितने सिद्धांत हो गए? हमारे 2 सिद्धांत हो गए। पहला सतत विकास का सिद्धांत, दूसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके बाद हम अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। हमारा अगला सिद्धांत कौन सा है? देखते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है सिद्धांत नंबर 3। कौन सा है? हमारा अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में हमें क्या बताया गया है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में हमें बताया गया है कि व्यक्ति एक समान प्रतिमान का तो अनुसरण करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्यक्ति पहले बालक का जन्म होता है, उसके बाद वो ऐसे मतलब पहले बालक का जन्म होता है, वह उसके बाद शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में ऐसे अपने जीवन काल का अनुसरण करता है। लेकिन ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये होता है कि जैसे समान प्रतिमान तो वो प्रत्येक व्यक्ति का हो गया, लेकिन उनके जो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है उसका अनुसरण वो एक समय चक्र के अनुसार करते हैं। जैसे मैंने तो आपसे पहले कर लिया, और मेरे से पहले मेरे से बड़े मेरे पिताजी ने कर लिया, और आपका अनुसरण आपसे छोटों ने कर लिया। ऐसे ही वो एक समय चक्र होता है, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ या आपसे मैं छोटा हूँ, या मेरे से जो लोग बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, उन्होंने इस समय चक्र का अनुसरण किया है। उसी को हम प्रत्येक व्यक्ति एक समय, या जो हमारे संसार के अंदर हैं पशु या पक्षी या कोई भी प्रजाति या कोई मानव, वो एक ही, जैसे मैंने जिस समय का अनुसरण किया है उस समय का अनुसरण ना तो आपने किया है ना किसी और ने किया है। एक आध हो सकता है, लेकिन उस सभी का कुछ न कुछ विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं। इसीलिए हमको विकास के अंदर क्या सिद्धांत दिया गया है? इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर हमको व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया गया है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? नोट कर लीजिए इसको। प्रत्येक व्यक्ति एक समान प्रतिमान का अनुसरण तो करता है। क्या करता है? अनुसरण तो करता है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या पाया जाता है? लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण वह एक अलग समय चक्र का अनुसरण करता है। तो हमारे कितने सिद्धांत हो गए विकास के? हमारे विकास के 3 सिद्धांत हो गए। पहला हमारा सतत विकास का सिद्धांत, दूसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद चलते हैं हम अगले सिद्धांत की तरफ। हमारा अगला सिद्धांत 4 नंबर कौन सा है? हमारा अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। एकीकरण का सिद्धांत
एकीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। चलो, एकीकरण का सिद्धांत होता है हमारे जैसे बालक सबसे पहले तो अपने पूरे या संपूर्ण अंग या अपने संपूर्ण शरीर को हिलाना सीखता है या हिलाना डुलाना सीखता है। उसके बाद वह अपने शरीर के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वो अपने शरीर के अंगों या भागों से जुड़े हुए उपांगों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह सभी को एक साथ संचालित करना सीख जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे बालक प्रारंभ में तो अपने सिर को उठाना सीखता है या अपने पूरी बॉडी को उठाना सीखता है। उसके बाद वो हाथों को चलाना सीखता है। उसके बाद वो हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है और वह अंत में जा कर के वो हाथ, उंगली और पूरा का पूरा सब कुछ अपने पूरे बॉडी को संचालित स्वयं कर सकता है। इसीलिए हम इसको एकीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं। तो एकीकरण के सिद्धांत को लिखिए। प्रारंभ में इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है। उसके बाद वह अंगों से जुड़े हुए उपांगों को चलाना सीखता है। उपांगों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह संपूर्ण अंग और उपांगों को संचालित करता है। इसके बाद चलते हैं हम अगले सिद्धांत की। हमारा अगला सिद्धांत 5 नंबर है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है? इसके अंदर पहले बालक क्या करना सीखता है? पहले बालक आसान कार्य करना सीखता है या सरल कार्यों को करना सीखता है। आप भी किसी भी, या जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले कौन सी चीज़ को पढ़ना सीखोगे या आप कौन सी चीज़ को याद करेंगे? सबसे पहले आप कौन सी चीज़ को याद करेंगे? सबसे पहले आप सरल चीज़ को याद करेंगे, उसके बाद कठिन चीज़ को याद करोगे। तो इसीलिए ये सिद्धांत हमको दिया गया है। इस सिद्धांत का हमारा ये सीधा का सीधा मतलब है कि सबसे पहले बालक सरल चीज़ों को ग्रहण करता है, उसके बाद वो कठिन चीज़ों को, या इसी को सरल या सामान्य और विशिष्ट कठिन, सामान्य क्रियाओं से कठिन क्रियाओं की तरफ चलता है हमारा विकास। तो इसको नोट कर लीजिए। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है।
सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद वह विशिष्ट क्रियाएं करता है। उसके बाद वह कौन सी क्रियाएं करता है? उसके बाद वह विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो हमारे कितने सिद्धांत हो गए? हमारे 5 सिद्धांत हो गए। इसके बाद हम अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सिद्धांत कौन सा है? ये तो समझ में आ ही गया होगा, आसान है, सामान्य से विशिष्ट की ओर या सरल से कठिन की ओर। तो हमारा अगला सिद्धांत है परस्पर संबंधता का सिद्धांत। कौन सा है? परस्पर संबंधता का सिद्धांत। परस्पर संबंधता का सिद्धांत। परस्पर संबंधता का सिद्धांत विकास की किस क्रिया का अनुसरण करता है या हमें इसके बारे में क्या बताता है? विकास का यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि बालक का विकास होना है। जैसे कोई बालक है, उसका संबंध प्रत्येक विकास के पक्ष से होता है। यदि बालक का शारीरिक विकास का पक्ष है, वो अगर शारीरिक विकास उसका अच्छे तरीके से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। अगर उसका बालक का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं। अगर हमारा मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो रहा है तो हमारा संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। जब हमारा संज्ञानात्मक विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसीलिए हमारा ये परस्परता का सिद्धांत दिया गया है विकास, तो इसीलिए हमको विकास का परस्परता का सिद्धांत दिया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमारा कौन सा परस्परता का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास का प्रत्येक क्षेत्र या पक्ष, क्या विकास का प्रत्येक पक्ष या क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होता है या एक दूसरे को प्रभावित करता है। विकास का पक्ष एक दूसरे से संबंधित होता है या एक दूसरे को प्रभावित करता है। एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे बालक का शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो हमारे 6 सिद्धांत हो गए। इसके बाद चलते हैं हम अगले सिद्धांत की तरफ। हाँ, तो हमारा अगला सिद्धांत कौन सा है? हमारा अगला सिद्धांत है 7 नंबर, विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। तो विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। विकास की जो दिशाएं हैं हमारी, एक तो है हमारा केंद्र से लेकर सिराओं की ओर और दूसरा है हमारा सिर से लेकर पैरों की ओर। ये हमारे विकास के 2 सिद्धांत हैं। ये कौन से हैं? विकास की निश्चित दिशा के सिद्धांत हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला विकास का सिद्धांत कौन सा है।
विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत पहला हमारा कौन सा है? पहला है हमारा केंद्र से सिराओं की ओर। केंद्र से सिराओं की ओर जो सिद्धांत है हमारा, वो हमें बताता है कि बालक का विकास होता है वो सबसे पहले माता के गर्भ में सबसे पहले उसके किसका निर्माण होता है? उसके हृदय का निर्माण होता है। उसके बाद वो शरीर के आंतरिक भाग होते हैं जो उनका निर्माण होता है। उसके बाद हमारे हाथ या हमारी सिराएं बनती हैं। और तो इसको नोट कर लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर के सबसे पहले केंद्र का विकास होता है। सबसे पहले केंद्र का विकास होता है। उसके बाद सिराओं का विकास होता है, या विकास होता है वो सबसे पहले केंद्र की ओर, केंद्र से सिराओं की ओर गमन करता है। बालक का जो विकास होता है एक केंद्र से सिराओं की ओर, जो निश्चित दिशा का सिद्धांत है वो किधर से किधर की ओर गमन करता है? वो केंद्र से लेकर सिराओं की ओर गमन करता है। तो इसके बाद तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बता दिया है, आप उसको लिख ही लीजिए। जैसे गर्भावस्था में बालक का सबसे पहले धर विकसित होता है। सबसे पहले धर विकसित होता है। उसके बाद सिराओं का विकास होता है। सिराओं का विकास होता है या अंत में उंगलियों का विकास होता है। उसके बाद उंगलियों का तो हमारा विकास की निश्चित दिशा का पहला सिद्धांत हो गया है कौन सा? केंद्र से सिराओं की ओर। तो इसके बाद चलते हम दूसरे सिद्धांत की तरफ। नोट कर लिया होगा आपने, साथ के साथ नोट कर लिया करो। जब मैं इस पे लिखाता हूँ बोर्ड पे, तो आपको भी उसी समय लिख लेना चाहिए, जल्दी हो जाए जिससे। समझा तो मैं आपको पहले ही देता हूँ, इसीलिए भाई समझाना पड़ता है मुझे। आप कमेंट करते हो फिर, सर स्मार्ट बोर्ड लेके आओ। स्मार्ट बोर्ड कहाँ से लाएं यार, इतने पैसे ही ना है। आप लोग यार अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर नहीं करते हो, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम आपसे पढ़ाने के पैसे तो नहीं ले रहे हैं, बस जो है चल रहा है खर्चा, आप में कमाओ या घर वालों से खा रहे हैं अभी तो। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो हमारे साथ। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को भेजो, जिससे थोड़ा हमें भी ये लगे कि हाँ यार बच्चे हमें रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ कल कमेंट अच्छे ज़रूर आए थे, लेकिन कुछ बोल रहे थे सर सेकंड ईयर का कब से स्टार्ट होगा? सेकंड ईयर का हम नवंबर से स्टार्ट कर देंगे, 100% कर देना, ठीक है? और क्या चाहिए? तो चलते हैं हम विकास के अगले सिद्धांत की तरफ। विकास की निश्चित दिशा का हमारा अगला सिद्धांत कौन सा है? V नंबर हमारा अगला सिद्धांत है सिर से
पैरों की तरफ। तो सिर से पैरों की तरफ विकास के सिद्धांत में हमें बताया गया है कि सबसे पहले बालक का कहाँ विकास होता है? मस्तिष्क के अंदर। अगर बालक जैसे जन्म होता है तो जन्म के समय बालक, जैसे आप आवाज़ लगाओ उसको, आप उसको आवाज़ लगाएंगे तो वो थोड़ा मतलब जन्म के समय तो थोड़ी कम क्रियाएं करता है, लेकिन जन्म के 1-2 महीने बाद बालक के लिए आप आवाज़ लगाओगे या उस किसी के लिए बुलाओगे तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, या वो मतलब किसी की आवाज़ सुनकर उधर की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देता है, उधर की ओर मुड़ना, उधर की ओर मुड़कर देखना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बालक का सबसे पहले कहाँ पर विकास होता है? बालक का सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाता है। जैसे ही बालक बड़ा होता जाता है तो वह अपने पैरों से चलना भी सीख जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको सिर से लेकर या पैरों की ओर सिद्धांत कहते हैं। इसको मस्तकोद्मुखी सिद्धांत भी कहा गया है। तो नोट कर लीजिए इस सिद्धांत के बारे में भी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक का सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद वह चलना सीखता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको सिर से लेकर पैरों की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं, या इसको हम मस्तकोद्मुखी सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा अगला सिद्धांत 8 नंबर कौन सा है? हमारा अगला सिद्धांत 8 नंबर है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो हमारा अगला सिद्धांत कौन सा है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। तो हमें वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि यह सिद्धांत हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है। इसमें व्यक्ति के वंश के आधार पर जो विकास होता है इस तरीके से कि अगर किसी बालक के पिता की लंबाई अधिक है तो बालक के लंबे होने की अधिक संभावना रहेगी। तो इसी में अगर बालक के वातावरण अगर उसको अच्छा मिलेगा तो उसकी उस पिताजी से भी अच्छी लंबाई हो सकती है या अधिक लंबाई हो सकती है। लेकिन अगर वातावरण उसको ऐसा मिले कि पिताजी को वो वातावरण ना मिला हो, लेकिन ये दोनों का ही अनुक्रिया होती है, या ये वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणज हैं। इन दोनों का मतलब गुणज होना ये है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको समान रूप से मिलेंगी तो बालक का विकास भी अच्छा ही होगा। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की बहुत अहम भूमिका रहती है। ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। तो इसको नोट कर लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की
अंतः क्रिया का परिणाम होता है। और इस कथन के बाद में वुडवर्थ ने क्या कहा था, इस सिद्धांत के बारे में वुडवर्थ ने कहा था कि बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणज है। तो हमारे कुल सिद्धांत कितने हो गए, हमारे कुल सिद्धांत हो गए 8। विकास के सिद्धांत आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में बालक की अवस्थाओं के साथ, बालक के विकास की अवस्थाओं के साथ, जो होती है हमारी शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उसके बाद चलेंगे हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास। ये सारे के सारे ऐसे क्रमानुसार आपके लिए आते रहेंगे। तो मैं सोमेंद्र सर आपके लिए हमेशा ऐसे ही क्लासें लाता रहूँगा। तो आप लोग हमें प्यार दें और हमारी वीडियो को प्यार दें। जो अगर हमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बंटी क्लासेज, जो आपका पूरा का पूरा स्टाफ है हमारा, बंटी क्लासेज आपके लिए पूर्ण समर्पित है। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बंटी क्लासेज आपके लिए कोई परेशानी नहीं होने देगी, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराएगी। जिस समय आपको ज़रूरत हो आप हमसे बोलो। बस चलते हैं अगली क्लास की तरफ, मिलेंगे कल। सभी को राम राम। वीडियो को इतना सपोर्ट दो कि हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि थोड़ा मन लगे यार वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।